हेलो विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका या जनहित में वाद। इससे पूर्व भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियतावाद, उन्हीं का ही एक उत्पाद या एक अगला चरण जनहित याचिका है, जिसमें सामान्य हित की जो प्रधानता है वो शामिल है। तो भारत में जो जनहित याचिका, जिसको शॉर्ट में हम PIL बोलते हैं, की शुरुआत पारंपरिक अधिकारिता के शासन और जो उन्हीं के नियमों से जो रियायत है उनसे इसकी शुरुआत हुई। तो जो परंपरागत जो अधिकारिता है या जो कानून है, उनके अनुसार केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन जो PIL है वो इन पारंपरिक नियम कानून का एक अपवाद है, जिसमें इस याचिका के अंतर्गत कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय में जा सकता है। और इस दृष्टि से जो जनहित में जो वाद है वो एक प्रकार का वाद है जिसमें सार्वजनिक हित व्यापक रूप से समाहित होता है और यह सार्वजनिक शुभ की प्राप्ति पर आधारित है और यह एक न्यायिक उपकरण है जिसका मौलिक उद्देश्य है सार्वजनिक शुभ को हासिल करना। तो सामान्य हित हो या सार्वजनिक हित हो, उसको प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। एक अवधारणा के रूप में इसका विकास सबसे पहले अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ था, जहाँ इसे सोशल एक्शन लिटिगेशन सेल, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, तो जो सेल है यानी सामाजिक कार्रवाईवाद के नाम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने सफलतापूर्वक जनहित में जो वाद की अवधारणा है उसको स्वीकार किया और भारत के न्यायिक विधि शास्त्र में इसे शामिल किया ताकि जो कानूनी बाध्यताएं हैं उनको लागू करवाया जा सके। विशेषकर की कानूनी बाध्यताओं में जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है उनकी कानूनी बाध्यताओं को लागू करवाने के क्रम में और कानून का जो शासन है अर्थात जो विधि का शासन है उसको बनाए रखने के क्रम में इनको लागू किया। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है उसको ये रखा गया कि तीव्र और मितव्ययी न्याय है उसको सुलभ करवाना, लोगों को अच्छा जीवन सुलभ कराने में सहायता प्रदान करना और इसका प्रयोग सामान्यतः जो समूहों के हितों के संरक्षण में किया जाता है, न कि व्यक्तिगत के हितों के संरक्षण में। तो जहाँ भी सामूहिक भावना शामिल होगी वहाँ इसको लागू किया जाएगा। और मौलिक अधिकारों के द्वारा उपलब्ध कराए गए जो जनहित में वाद है उनको जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट हैं दोनों को प्राप्त है और उनको यह शक्ति न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत ही प्राप्त है। और सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में वाद को विनियमित करने के लिए कुछ नियम भी विकसित किए हैं, जिनके तहत कोई व्यक्ति या संस्था जो सार्वजनिक हित में काम करता हो और सार्वजनिक भावना के आधार पर न्यायालय के समक्ष PIL दायर कर सकता है। यहाँ तक कि जो पोस्ट कार्ड है उसको भी न्यायालय में एक रिट याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अर्थात कोई जैसे जो एक सामान्य जो प्रक्रिया है वो यदि उनको समझ में नहीं आए तो वो जो डाक विभाग द्वारा जो पोस्ट कार्ड जारी किए जाते हैं उन पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी एक रिट याचिका को लगा सकता है। तो ये जो याचिका है वो राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है और न्यायालय है जो सामान्य तौर पर आदेश और निर्देश के रूप में सहायता प्रदान करता है और प्रभावी पक्ष को क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी करने की शक्ति भी रखता है। तो इस दृष्टि से तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक होता है और उसके माध्यम से जो भी पीड़ित है, उस जो समूह है पीड़ित समूह, उसको तीव्र न्याय की प्राप्ति होती है और अपनी समस्याओं का समाधान वो बड़े कम समय में ही कर लेते हैं। यदि हम लाभ देखें जनहित याचिका से, तो इसमें व्यापक रूप से लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ती है, उनके अधिकारों के क्रियान्वयन में न्यायपालिका की जो भूमिका है उसको भी बढ़ावा मिलता है। यहाँ मौलिक अधिकारों के दायरों को बढ़ाने में यह सहायता प्रदान करती है, विशेषकर कि न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों की
उदारवादी जो व्याख्या है वो इसके माध्यम से थोड़ी सरल हुई है। कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है वो लोगों के प्रति उनके जो भी संवैधानिक दायित्व हैं उनको निभाने के लिए बाध्य करती है। और सबसे बड़ी जो जो लाभ है उसका यह निकल के आया है कि जो भी भ्रष्टाचार मुक्त जो प्रशासन है उसका उपलब्ध कराने का एक यह सफल प्रयास करती है और लोगों को जीवन जीने योग्य वातावरण सुलभ कराने में यह महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये ऐसे प्रमुख प्रमुख लाभ हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में जो PIL है उसकी के संबंध में कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जिनके आधार पे इसके जो विषय क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया गया कि हम किन किन क्षेत्रों में इनसे संबंधित यहाँ याचिकाएं न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कहीं भी जैसे बंधुआ श्रमिक हो, बंधुआ बच्चे हों उनको छुड़ाना हो, उपेक्षित बच्चे हों, जो श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती हैं उनसे संबंधित हो, दंगा पीड़ितों की याचिकाएं इसमें आती हैं। और पुलिस द्वारा जो मामले दाखिल नहीं किए जाते उनसे संबंधित याचिकाएं जैसे पुलिस उत्पीड़न, पुलिस हिरासत में मृत्यु और महिलाओं को लेकर भी इसमें काफ़ी कुछ शामिल किया गया है। जैसे ये उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ याचिका, जैसे वधू उत्पीड़न, दहेज दहन, बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमज़ोर वर्ग हैं जैसे ST SC जो कि आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके ऊपर कोई पुलिस द्वारा उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत है वो इसके अंतर्गत आती हैं। पारिवारिक जो पेंशन है वो, और बाद में इसको काफ़ी हद तक ऐसे क्षेत्र जो चिन्हित किए गए जिसमें कि हम इसमें याचिकाएं जारी कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से जो सार्वजनिक हित की जो प्रधानता है वो जहाँ भी शामिल होगी और उनको लेकर यदि कहीं अन्याय हो रहा है तो उसको लेकर हम न्यायालय में जो याचिकाएं हैं उनको लगा सकते हैं। तो इस दृष्टि से जनहित याचिकाओं से एक तरफ तो यह लाभ था कि इससे एक तो तुरंत न्याय है वो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त हो रहा था, लेकिन इससे अनावश्यक भी जो बोझ न्यायपालिका पर बढ़ता जा रहा था कि लोग इसके वास्तविक जो अर्थ है उसको समझ नहीं पा रहे थे और इसको लेकर जो याचिकाएं हैं वो इसमें लगा रहे थे। जैसे कि कोई मकान मालिक और किरायादार के संबंध में किराए को लेकर कोई विवाद हो, और जो शैक्षणिक या मेडिकल जो संस्थाएं हैं उनमें जो एडमिशन है उनको लेकर यदि कोई विवाद हो तो इस प्रकार के विवादों को लेकर भी याचिकाएं की जाने लगी, जिससे कि जो जनहित में वाद जो याचिकाएं है उसको आलोचना का शिकार होना पड़ा। तो आलोचना इस प्रकार से कि न्यायिक कार्यों के साथ साथ ये एक प्रकार का क्या है हस्तक्षेप है जो कि न्यायिक क्षेत्र में रुकावट डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उसमें लंबित मामलों की संख्या बढ़ती चली गई। एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में इसका दुरुपयोग होता है, जिससे कि जो न्यायालय का जो अमूल्य समय है वो इसमें बर्बाद होने लग गया। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए न्यायालय ने नए नियमों के तहत यह कहा कि हल्की और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने हेतु जो दायर जो PIL है यदि वो झूठ सिद्ध होती है तो वादी के खिलाफ प्रथम दृष्टया एक मामला बनाया जाएगा और यदि संभव हुआ तो उसके विरुद्ध जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दी जाए जो कि PIL की छटनी करेगी और सार्वजनिक जो भावना है उसको मद्देनज़र रखते हुए दायर PIL को ही वो न्यायालय के समक्ष प्रेषित करेगी, जिस पर न्यायालय अपनी सुनवाई करेगा। और उन्होंने अपनी एक से एक न्यायालय मित्र की नियुक्ति की भी व्यवस्था की जो कि लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट ने इस तरह के निर्देश जारी किए कि दुर्भावनापूर्वक तथा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने हेतु दायर जो याचिका है उसकी सुनवाई में अपना वक्त जाया नहीं करें और सार्वजनिक हित को समाहित करने वाली याचिकाओं की ही सुनवाई करें। तो इस प्रकार जो भी विश्लेषण हमने अभी जो चर्चा की है उसके आधार पर जो PIL है उसने भारतीय न्याय प्रणाली का स्वरूप बदला है और वो ज़्यादा उदार बनी है
और न्याय की आम लोगों तक पहुंच बनी है। जनता का विश्वास जो है वो न्यायालय में बढ़ा है और लोकतंत्र के सफल संचालन में इस नई परिघटना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसी के फलस्वरूप एक नई प्रकार की प्रवृत्ति उभरी है जिसे कि न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो ये चाहे न्यायिक सक्रियता हो, चाहे जनहित में वाद हो, इन सभी ने जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनको संरक्षण प्रदान किया है और उसका सच्चा क्रियान्वयन भी हुआ है। तो ये जनहित में वाद जो कि एक उत्पाद है न्यायिक समीक्षा का, न्यायिक सक्रियता का, और जिसने सार्वजनिक हित की जो प्रधानता है उसको लागू करने में शासन के जो अन्य जो अंग हैं उनको बाध्य किया है और उनको जो सार्वजनिक हित है उसका सही परिचय दिलाने के लिए उनको बताया है कि आपको किस दिशा में अपने आप को, अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। तो ये जनहित में वाद। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।